हेलो एवरीवन, माई सेल्फ में स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एमएलटी पर। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं ब्लड कोगुलेशंस के अंदर यूज में आने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाले जो मेडिकल फील्ड में किसी भी एकेडमिक कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लैब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर ब्लड कोगुलेशंस फैक्टर्स के बारे में कि कितने फैक्टर्स होते हैं, ये जो पर्टिकुलर जो फैक्टर्स होते हैं ये कौन कौन सी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी फैक्टर्स की कमी अधिक हो जाने के कारण कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, जो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स हैं ये जो हमारी हीमोस्टेटिस जो प्लग का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लड क्लॉट होता है उसके अंदर मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 13 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? ये 13 फैक्टर होते हैं। जो 13 फैक्टर्स होते हैं ओवरऑल जो फैक्टर्स होते हैं जो रोमन लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं, रोमन लेटर्स के अंदर ये लिखे जाते हैं। जो 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड को क्लोट करने के मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर इन क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी या अधिकता हो जाए तो ब्लड की कोगुलेशन मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो ब्लड कोगुलेशन में अधिक टाइमिंग लगेगी तो ब्लीडिंग अधिक होगी। तो अब हम पढ़ेंगे इनके अंदर ब्लड कोगुलेशन के 13 फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से किस किस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट है जो कि टूट कर आगे फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। मतलब क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट ए के अंदर जो क्लोटिंग जो पाथवे है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर जो क्या होता है, जो ब्लड कोगुलेशंस है उसके अंदर मेनली दो पाथवे होते हैं जिसके अंदर ये क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हो गया एक्सट्रांसिक पाथवे, एक्सट्रांसिक पाथवे। जो सेकंड हो गया वो हो गया एंट्रांसिक पाथवे, एंट्रांसिक पाथवे। अब ये जो दोनों क्लॉटिंग पाथवे हैं ये दोनों जिसके अंदर ओवरऑल जो 13 फैक्टर हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो दोनों पाथवे मिलकर एक कॉमन पाथवे का फॉर्मेशन करते हैं, कॉमन पाथवे का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तीनों पाथवे मिलकर ब्लड की कोगुलेशन मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ब्लड की कोगुलेशन करते हैं। काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि ब्लड के अंदर कौन कितने कोगुलेशन पाथवे यूज में आते हैं। वो आते हैं 3 कोगुलेशन पाथवे जो मेनली ट्रांसिंग है। ट्रांसिंग की जो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे क्या है, कॉमन पाथवे का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये फर्स्ट हो गया फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर, सेकंड हो गया प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये आगे टूट कर थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज होगा? थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है वो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर जो थर्ड क्लोटिंग पाथवे। नेक्स्ट फोर्थ क्लोटिंग पाथवे वो होगा कैल्शियम। जो कैल्शियम क्लोटिंग पाथवे है ये काफ़ी बार जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि जो कैल्शियम क्लोटिंग पाथवे है वो कितने क्लोटिंग फैक्टर्स में कितने नंबर पे आता है। तो वो आते हैं 4th नंबर पे आता है जो कैल्शियम क्लोटिंग पाथवे। अब नेक्स्ट आएगा फिफ्थ क्लोटिंग पाथवे तो प्री एसिलेशन होता है, प्री एसिलेशन। जो है फिफ्थ क्लोटिंग पाथवे। जो 6th होगा वो होगा अनएसिनेटेड, अनएसिनेटेड हो गया 6th क्लोटिंग पाथवे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलग नेक्स्ट क्लोटिंग पाथवे। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 6 क्लोटिंग पाथवे ऑलरेडी हो चुके। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 7 क्लोटिंग फैक्टर। इसे क्लोटिंग फैक्टर हम प्री कन्वर्टिंग क्लोटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्री कन्वर्टिंग क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर। ये हो गया 7 नंबर क्लोटिंग फैक्टर। जो 8 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है एंटी हीमोफिलिक क्लोटिंग फैक्टर। अगर इस क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाए तो एक हीमोफिलिक नामक डिजीज हो जाता है। इसके अंदर होता क्या है, जो
जो हमारा ब्लड होता है वो कोगुलेशन नहीं होता, उसकी कोगुलेशन टाइम में इंक्रीज हो जाती है ताकि ब्लीडिंग अधिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट आएगा एंटी हीमोफिलिक, जो 8 नंबर का जो क्लोटिंग पाथवे होगा। ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एंटी हीमोफिलिक जो पाथवे है वो कितने नंबर पे आता है, वो 8 नंबर पे आता है। भी काफी एमसीक्यू के क्वेश्चन में आया हुआ है। अब नेक्स्ट आएगा नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर। जो नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स के अंदर भी कहते हैं। इसे हम क्रिस्मस फैक्टर भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहा जाता है, क्रिस्मस फैक्टर भी कहा जाता है। इसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स भी कहा जाता है इस फैक्टर को। तो इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स, इसे अनदर नेम से जाना है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो नेक्स्ट आएगा 10, वो इसे हम स्टुअर्ट फैक्टर भी कहा जाता है। स्टुअर्ट या हीट लेवल फैक्टर भी होता है, याद है, स्टुअर्ट फैक्टर। इसे हीट लेवल फैक्टर भी कहा जाता है, हीट लेवल फैक्टर। काफी बार क्वेश्चन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन में उनके अनोदर नेम पूछ लिया जाता है, हीट लेवल फैक्टर कौन सा होता है, उसका अनोदर नेम क्या होता है। अब नेक्स्ट आएगा 11 क्लोटिंग फैक्टर। इस क्लोटिंग फैक्टर को हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर का कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। अब इसके अंदर जो 9th क्लोटिंग फैक्टर, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन कंपोनेंट्स आते हैं, इसके अंदर ओनली प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर्स आते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे 2 क्लोटिंग फैक्टर्स, वो है 12 क्लोटिंग फैक्टर्स है। अब 12 क्लोटिंग फैक्टर को हम हैगमैन फैक्टर भी कहा जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर है, हैगमैन फैक्टर्स। इसके अलावा लास्ट हमारा जो क्लोटिंग फैक्टर है, 13 क्लोटिंग फैक्टर हमारे लास्ट आता है फाइब्रिन कंपोनेंट्स। फाइब्रोजन स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फाइब्रिन स्टिमुलेशन फैक्टर। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेनली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता हो क्लोटिंग नंबर 4 से आता है। इसके अलावा इसे हमारे एंटी हीमोफिलिक से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे लगभग सभी क्लोटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर की मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीमोस्टेटिस प्लग के अंदर। लेकिन जी इनकी जो मैकेनिज्म, जो इनकी सीक्वेंस वाइज है, वो सीक्वेंस वाइज डिफरेंसेस किया जाता है। क्योंकि अगर ये क्लोटिंग मैकेनिज्म में भी सीक्वेंस वाइज यूज में आते हैं, तो इसके अंदर इतने हमने पढ़े हैं 13 क्लोटिंग फैक्टर्स। ये जो हमारे थ्योरी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।